तो व्हाट आर एंजाइम्स? देखिए दो वर्ड हैं, ग्रीक वर्ड। इन मीन्स इन, EN, EN मीन्स इन, ज़ाइम मीन्स यीस्ट। यीस्ट में क्या होता है? वैरायटी ऑफ फंजाइज होती है, वैरायटी ऑफ फंजाई। फंजाई में क्या होती है? एंजाइम्स होती हैं, जो कि एंजाइम्स खुद क्या होते हैं? फिर एंजाइम्स ऐसे सब्सटेंस हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। कहाँ पे इंक्रीज करते हैं? बायोकेमिकल सिस्टम। अब ये बायोकेमिकल सिस्टम क्या होता है कि प्लांट्स में और एनिमल्स में जो केमिकल रिएक्शन होती हैं उनमें जो ऑर्गेनिक जो कैटलिस्ट हैं उनको एंजाइम कहते हैं। तो क्या कैसे डिफाइन करेंगे? एंजाइम्स आर द रिएक्शन कैटलिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। अब बायोलॉजिकल सिस्टम की बात करें तो प्लांट्स और एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। प्रोड्यूस बाय लिविंग सेल्स, तो लिविंग सेल्स जो है क्या करेंगे? इनको प्रोड्यूस करेंगे और रिएक्शन की स्पीड अप करेंगे, ठीक है। एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम्स या तो प्योर प्रोटीन होंगे, यानी प्रोटीन के अलावा कोई और पार्ट नहीं होगा। ऐसा एंजाइम जो प्योर प्रोटीन होता है, ठीक है, उसमें कोफैक्टर या कोएंजाइम नहीं लगती, वो खुद ही काम करेगा। ऐसा एंजाइम जो खुद काम नहीं करता, उसमें हम कोफैक्टर या कोएंजाइम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। अब कोफैक्टर और कोएंजाइम में फर्क क्या है? कोएंजाइम जो है वो टेम्पररी लगता है, और या तो वो विटामिन होगा कोई, या फिर कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा। कोएंजाइम क्या होगा? वो टेम्पररी लगता है, ठीक है। नहीं है बुक में बेटा, बुक में नहीं है, ठीक है। एंजाइम नहीं है, नए बुक में नहीं है, पुराने में था। तो कोफैक्टर जो है टेम्पररी अटैच होता है, किस लिए? ताकि एंजाइम अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी शो कर सके। कोफैक्टर जो कोएंजाइम में होता क्या है? या तो कोई विटामिन होगा या फिर कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा। कोफैक्टर में और कोएंजाइम में एक फर्क है। कोफैक्टर में जो कोफैक्टर लग होता है वो इनऑर्गेनिक आयंस का होता है, या फिर नॉन प्रोटीनियस ग्रुप होगा उसमें, या इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, इनऑर्गेनिक आयन होगा, या फिर क्या होगा कि आपका नॉन प्रोटीनियस यानी प्रोस्टेटिक ग्रुप होगा, ठीक है, जो एंजाइम के साथ लगेगा। दूसरी बात ये क्या कि कोफैक्टर टेम्पररी और परमानेंटली लगता है, यानी कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू लगेगा, ठीक है। और जो कोएंजाइम था वो टेम्पररी अटैच होता है। टेम्पररी अटैच होता है, एंजाइम ने अपना काम किया, कोएंजाइम डिटैच हो जाएगा। कोफैक्टर टेम्पररी भी अटैच हो सकता है, परमानेंटली भी। अगर कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है तो फिर परमानेंटली अटैच होगा, अगर किसी और इंटरेक्शन के थ्रू जुड़ रहा है तो फिर टेम्पररी जो है अटैच होगा। जब एंजाइम काम कर लेगी तो वो डिटैच हो जाएगा। या फिर जो अगर कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है तो परमानेंटली उस एंजाइम को जरूरत पड़ेगी उस कोफैक्टर की, ठीक है। तो भाई एंजाइम आर प्योर प्रोटीन्स आर कंटेन प्रोटीन एज एसेंशियल कंपोनेंट। तो इन एडिशन टू प्रोटीन एंजाइम मे रिक्वायर नॉन प्रोटीनियस कंपोनेंट्स। अब नॉन प्रोटीनियस कंपोनेंट जो है वो दो हो गए, कोएंजाइम भी हो गया, कोफैक्टर भी हो गया, ठीक है। और आल्सो एसेंशियल फॉर देयर एक्टिविटी। द प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड कोएंजाइम, या आप इसको कोएंजाइम भी कह सकते हैं, या इसको आप प्रोएंजाइम भी कह सकते हैं, ठीक है। एंड द नॉन प्रोटीनियस ग्रुप इज कॉल्ड कोफैक्टर। तो नॉन प्रोटीनियस ग्रुप जो है वो कोफैक्टर होगा। कोफैक्टर जो है वो इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं, या फिर कोई नॉन प्रोस्टेटिक ग्रुप होगा, सॉरी प्रोस्टेटिक ग्रुप होगा जो कि नॉन प्रोटीनियस होगा, ठीक है। और कोएंजाइम जो है वो प्रोटीनियस पार्ट होगा, या फिर कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा जो अमीनो एसिड के साथ जुड़ के डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड देगा, ठीक है। अब कोफैक्टर्स इंक्लूड प्रोस्टेटिक ग्रुप, इनऑर्गेनिक आयंस, मे बी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है। जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स में रिएक्शंस होंगे उन सब रिएक्शंस में एंजाइम्स एज अ कैटलिस्ट यूज होती है। एंजाइम एज अ कैटलिस्ट, यानी कोई भी रिएक्शन एंजाइम के बगैर नहीं होगा। अगर वो रिएक्शन प्लांट या एनिमल में हो रहा है तो फिर वो रिएक्शन किसकी हेल्प से होता है? एंजाइम्स की हेल्प से होता है, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है कि एंजाइम जो है अगर उसके हम कैटालिटिकल पावर को कंपेयर करें एक केमिकल कैटलिस्ट से, अगर हम एंजाइम के कैटालिटिकल पावर को नॉर्मल कैटलिस्ट से, जो कि नॉन बायोलॉजिकल यानी जो हम लेबोरेटरी में जो कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं या किसी इंडस्ट्री में जो कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं उससे कंपेयर करें, तो एंजाइम का कैटालिटिकल पावर एक आम कैटलिस्ट से, एक केमिकल कैटलिस्ट से बहुत ज़्यादा है। एक तो हम नॉर्मली हमने देखे हैं जो कैटलिस्ट हैं, आपने देखा होगा जब हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करते हैं तो निकल, प्लाटिनियम, पैलेडियम ये 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम करते हैं। जब हम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज करते हैं किसमें, कांटेक्ट प्रोसेस में, वो 400 से 450 से बहुत ज़्यादा प्रेशर पे काम करता है, ठीक है। जब हम
अमोनिया हेबर प्रोसेस से बनाते हैं तो वहाँ भी कैटलिस्ट जो है 400 से 500 डिग्री के दरमियान काम करता है, जबकि ये जो एंजाइम्स हैं ये एंजाइम सिर्फ बिलो 40 डिग्री सेंटीग्रेड काम करते हैं, यानी इतनी कम टेम्परेचर पे भी इनका जो कैटालिटिकल पावर है वो आम कैटलिस्ट से क्या होता है, ज़्यादा। कल हमने प्रोटीन पढ़ते हुए एक चीज़ डिस्कस की थी, वो क्या थी कि इसको हम कैसे देख सकते हैं। आप अगर कंपेयर करें कि एक नॉर्मल कैटलिस्ट है, ठीक है, क्या चीज़ है, नॉर्मल कैटलिस्ट है यानी केमिकल कैटलिस्ट है, केमिकल कैटलिस्ट, और एक है एंजाइम यानी बायो कैटलिस्ट, एंजाइम। अब हम कंपैरिजन करते हैं एंजाइम यानी बायो कैटलिस्ट, ठीक है। हम ये कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि एंजाइम का कैटालिटिकल पावर कैसे ज़्यादा होता है। लेकिन हमने ये रिएक्शन किया था कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब ये टूटता है, डिकम्पोज होता है, तो हमें मिलता है वाटर, उसके साथ क्या मिलता है, ऑक्सीजन, ठीक है। इस रिएक्शन को करने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए वो है 18 किलो जूल पर मोल विदाउट कैटलिस्ट, यानी अगर हम कोई कैटलिस्ट यूज ना करें तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, 18 किलो जूल। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट? कैटलिस्ट क्या करेगा कि रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करेगा। हमने आयरन यूज किया, आयरन ने इस 18 को रिड्यूस करके हमें कितना वैल्यू दिया, 13 किलो जूल पर। फिर हमने एक महंगा कैटलिस्ट सिलेक्ट किया, प्लैटिनियम, हमने इसको यूज किया, इसने इस एक्टिवेशन एनर्जी को 12 तक रिड्यूस किया। जैसे ही हमने एक एंजाइम यूज की, बायोकेटलिस्ट यूज किया, कैटालेज, तो ये वैल्यू जस्ट 5 रह गया किलो जूल पर मोल। तो अभी आप कंपेयर करें कि इसका जो कैटालिटिकल पावर है, ठीक है, इसके लिए टेम्परेचर भी हाई चाहिए, ठीक है। ये जो कैटालिटिकल पावर है इसका एंजाइम का, वो एज कंपेयर टू इनके केमिकल कैटलिस्ट के बहुत ज़्यादा है, एटलीस्ट डबल से तो ज़्यादा है। यहाँ पे अगर कंपेरिजन 12/5 तो ऑलमोस्ट इसका 2.5 टाइम्स जो है या 3 थ्राइस जो है इसका कैटालिटिकल पावर ज़्यादा है। उसके साथ दूसरा क्या, टेम्परेचर भी कम यूज करें, टेम्परेचर भी कम यूज करें। अगर यहाँ पे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिकम्पोज करने के लिए मैंगनीज डाइऑक्साइड यूज करते हैं, तो ये रिएक्शन 500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितने होता है, 500, जबकि एंजाइम यही रिएक्शन कितने पे कर रहा है, लेस देन 40 डिग्री, लेस देन, क्योंकि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 38 होता है, तो उसी रेंज में ये रिएक्शन हो जाएगा। तो इस डिस्कशन से प्रूव क्या हुआ कि कैटालिटिकल पावर ऑफ एंजाइम इज मोर देन केमिकल कैटलिस्ट, और केमिकल इज मोर देन एंजाइम। किसका ज्यादा होता है, किसका ज्यादा होता है, एंजाइम का। तो आपको क्यों फिक्र लगी है कि कोर्स में नहीं है बेटा, पीएमडीसी में तो है ना, टेस्ट देने जाओगे कि नहीं जाओगे, तो वहाँ तो होगा ना, अपने बुक में नहीं है तो क्या करें, ठीक है बेटा। तो एंजाइम का कैटालिटिकल पावर ज़्यादा होगा। इसके बाद ये एग्जांपल में यही लिखा हुआ है कि दूसरी बात एक ये है कि कुछ जो एंजाइम है आर इन द इनएक्टिव फॉर्म, सच एज पेप्सिनोजिन है, ये इनएक्टिव होती है। अगर आपकी ये जो पेप्सिनोजिन है, पेप्सिनोजिन ही है, तो ये इनएक्टिव फॉर्म होती है, तो ये एंजाइम प्रोटीन पे काम नहीं करेगी अनटिल ये पेप्सिन में कन्वर्ट ना हो। तो फिर क्या करेंगे इसमें, पेप्सिन में पेप्सिनोजिन में क्या लगाएंगे, को फैक्टर लगाएं, को एंजाइम लगाएं, क्या लगाएं कि ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाए और एक्टिव एंजाइम हो जाए। इनएक्टिव एंजाइम में पेप्सिनोजिन और पेप्सिनोजिन ये दोनों इनएक्टिव फॉर्म में है, इनमें क्या लगाएं भाई, को फैक्टर लगाएं कि को एंजाइम लगाएं, लगाए धुके, लगाए धुके, धुके लगाए, शाबाश शाबाश, क्या लगाएं, एंजाइम, को फैक्टर लगाएं, मैं देख रहा हूँ, को फैक्टर लग दो, दोनों नहीं, एक बंदा है, दोनों नहीं, HCl, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे कि एसिडिक एनवायरनमेंट में लगाएंगे। अब क्या होता है कि जब ये पेप्सिनोजिन या पेप्सिनोजिन होता है, इसकी जो एक्टिव साइट है, ठीक है, वो अनफोल्ड होती है। क्या होती है, अनफोल्ड, यानी इसकी जो एक्टिव साइट की ओपनिंग है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें जो है ना वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल अंदर झूले खा सकता है, वो फिट नहीं होता अंदर। फिर क्या होगा कि जब हम एसिडिक एनवायरनमेंट इसको डालेंगे तो इसकी फोल्डिंग हो जाएगी, यानी पहले हार्डो थी खुली थी, अब थोड़ी फोल्डिंग हो जाएगी, तो वो थोड़ा टाइट हो जाएगा और आपका जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एग्जैक्टली उसमें क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा और रिएक्शन हो जाएगा। तो खाली एसिडिक एनवायरनमेंट में पीएच चेंज करने से ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाती है, इसमें कोई को फैक्टर या कोई नहीं लगता।
ठीक है, कुछ नहीं लगता, खाली हम इसको एसिडिक एनवायरनमेंट और एक दो चीज़ें और हैं वो करते हैं तो ये एंजाइम क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। चलो इसको मुकाती में और आती में नॉमेनक्लेचर की तरफ। अब जो इसका कॉमन सिस्टम है, जो पुराना सिस्टम है, वो ये है कि आप क्या करोगे कि जो सबस्ट्रेट है जिस पे एंजाइम काम कर रही है, आप उसके नाम के पीछे ए सफिक्स लगाएंगे। मिसाल तो अगर हमारा सबस्ट्रेट जो है वो यूरिया है, हम पीछे एज लगाएंगे तो यूरेज एंजाइम होगी जो यूरिया पे काम करेगी। सक्रोज है, एज लगाएंगे सक्रेज बन जाएगा। अमाइलोज है, अमाइलेज बन जाएगा। प्रोटीन है, प्रोटीएज बन जाएगा। लिपिड है, लाइपेज बन जाएगा। सो इसी तरह से पुराने सिस्टम में ये था कि जो एंजाइम है, सॉरी, जो सबस्ट्रेट है उसके नाम के पीछे एज लगाया जाता था। तो मिसाल के तौर पे अगर यूरिया की या कोई भी और सबस्ट्रेट है, अगर किसी की हाइड्रेशन हुई फिर भी हमने एज लगा दिया, अगर किसकी डिहाइड्रोजिनेशन हुई फिर भी हमने एज लगा दिया, ऑक्सीडेशन हुई फिर भी हमने एज लगा दिया, तो पता कैसे चले कि हुआ क्या है? भाई सब रिएक्शन में यूरिया के लिए हमने यूरेज 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 लगा दिया, तो हमें क्या पता चले कि यूरिया में हुआ क्या है? तो अब जो नया सिस्टम है, जो आईपेक सिस्टम है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें ये पुरानी बात निकाली गई, सबस्ट्रेट का नाम आएगा पर एज जो लगेगा वो सबस्ट्रेट में नहीं, वो उस सबस्ट्रेट पे रिएक्शन कौन सा हो रहा है, जिस टाइप का रिएक्शन है उस रिएक्शन के नाम के पीछे क्या लगेगा, एज लगेगा। तो पुराना सिस्टम क्या था कि अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम सफिक्स एज वाज एडेड टू द रूट ऑफ द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट ऑन व्हिच एंजाइम रिएक्ट कर रही है, एक्ट कर रही है। तो मिसाल तो सक्रोज सबस्ट्रेट था तो सक्रेज यानी सक्रोज सबस्ट्रेट था, उसके लिए हमने क्या किया, सक्रेज एज कर दिया इसको यूरिया, यूरेज कर दिया और लिपिड को आपने लाइपेज कर दिया। तो एज लगाने से क्या हुआ कि आपकी एंजाइम है। नया सिस्टम ये है कि सबस्ट्रेट कौन सा है, उसमें रिएक्शन किस टाइप का हुआ। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे देखें आपको क्या कहते हैं, इस सिस्टम में क्या करते हैं कि सफिक्स एज इज एडेड टू द नेम ऑफ द रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम। एंजाइम किस रिएक्शन को कैटलाइज कर रही है उस रिएक्शन के नाम के पीछे एज लगाएंगे। फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेज फॉर ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रोजिनेज फॉर, एक एग्जांपल इसका कर दें। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे अल्कोहल, अल्कोहल अल्कोहल से बना अल्डिहाइड, क्या बना, अल्डिहाइड, प्लस क्या बना, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन अल्कोहल से निकला है तो रिएक्शन की टाइप क्या है, डिहाइड्रोजिनेशन। एंजाइम का नाम होगा अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेशन। एंजाइम का नाम क्या होगा, अल्कोहल, यानी सबस्ट्रेट का नाम भी आ गया। अगर पुराने सिस्टम में होता तो क्या करते, अल्कोलेज, क्योंकि अल्कोहल पे काम कर रही है। अब ऑक्सीडेशन होती फिर भी अल्कोलेज, रिडक्शन होती फिर भी अल्कोलेज, ठीक है, डिहाइड्रेशन होती फिर भी अल्कोलेज। तो अब क्या होगा कि टाइप अल्कोहल में हुआ क्या है, डिहाइड्रोजिनेशन। एंजाइम का नाम क्या होगा, बजाय एज इसमें लगाएं, हमने एज इसमें नहीं लगाना, अकॉर्डिंग टू न्यू सिस्टम हमने क्या करना है कि टाइप ऑफ द रिएक्शन, टाइप ऑफ द रिएक्शन में क्या हुआ कि अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज। ये बात समझ आ रही है बेटा कि पुराने सिस्टम में सबस्ट्रेट के पीछे एज लगता था, नए सिस्टम में सबस्ट्रेट का नाम लिखेंगे, एज टाइप ऑफ द रिएक्शन में लगाएंगे जिसको एंजाइम कैटलाइज कर रही है। ये बात समझ आ रही है, जल्दी बताएं गाइस, आर यू गेटिंग दिस थिंग? ओके, बिल्कुल हो सकता है अगर ऑक्सीडेशन होता। अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते तो फिर ये होता। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने यूज नहीं किया, हमने क्या किया, फॉर एग्जांपल हमने FAD यूज किया, FAD H2 बन गया, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकला, ठीक है, तो इसको ज्यादा आप डिहाइड्रोजिनेज कहेंगे। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करते तो उस हिसाब से यूज करते इसको। चलिए भाई इसको सेव करते हैं। नेक्स्ट क्या चीज है कि एंजाइम काम कैसे करता है, हाउ एंजाइम वर्क, एंजाइम काम कैसे करती है। अब क्या होता है कि एंजाइम, पहली बात ये समझें कि एंजाइम प्रोटीन्स हैं और प्रोटीन्स एक मैक्रोमॉलिक्यूल होता है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल। उस बड़े मॉलिक्यूल में एक छोटी सी एक्टिव साइट होती है जहाँ पे सबस्ट्रेट जाके लगता है, जुड़ता है, वहाँ पे लिंक होता है, बाइंड बनाता है। उसके बाद जैसे ही एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे से, सबस्ट्रेट कहाँ पे लगेगा, एक्टिव साइट पे। जैसे ही सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के साथ चिपकेगा थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड, थ्रू किसी भी इंटरेक्शन के थ्रू, ठीक है, तो अब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। यानी पहली बात क्या होगी, पहली बात ये होगी कि सबस्ट्रेट जो है ये वाला, ये आया इधर फिट होगा, ठीक है,
इधर आके लगा एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, यानी हमारे पास क्या चीज है कि एंजाइम प्लस सब्सट्रेट और इंटरमीडिएट क्या बनेगा, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब एंजाइम अपना कैटालिटिकल पावर शो करेगी और ये पहले जुड़े हुए थे, ये क्या अलग हो गए, यानी क्या बन गई, प्रोडक्ट, यानी ये टूट गए, डिकम्पोज हो गए, ठीक है, दिस प्लस दिस प्रोडक्ट बनी, तो प्रोडक्ट बनेगी और जैसे कि एंजाइम एक कैटलिस्ट है, एंजाइम वापस रिस्टोर हो गया, यानी आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया और आपका जो एंजाइम है वो इन द एंड वैसा का वैसा वापस रिस्टोर हो जाएगा, क्योंकि कैटलिस्ट का काम यही होता है, दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय नॉट अंडरगोइंग एनी चेंज इन देयर कंपोजिशन इन द एंड ऑफ रिएक्शन, के रिएक्शन की एंड पे इनकी अपनी कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं है। हाँ, ये पार्टिसिपेट जरूर करते हैं रिएक्शन में, बट इन द एंड ये वापस क्या हो जाएंगे, रिस्टोर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें उसके बाद जो है कि when enzymes attach with substrate and enzyme substrate complex is formed, तो ये enzyme substrate complex है, ये substrate है, ये enzyme है और इसमें जो exactly जो इसका शेप है इस तरह से और जो इसका शेप है इस तरह से जो है एंजाइम इसमें क्या होगा, ऐड होगा, सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, उसके बाद एंजाइम वापस उसी शेप में आ जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो एंजाइम कैटलाइज द रिएक्शन इन सबस्ट्रेट और ट्रांसफर्ड इनटू प्रोडक्ट एंड डीएस को आपके एंजाइम वापस बन जाएंगे। अब एंजाइम काम कैसे करती है, इसको सबसे पहले एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट था एमिल फिशर। इन 1894 एमिल फिशर ने ये बताया कि जो एंजाइम का जो एक्टिव साइट का जो शेप है वो रिजिड होता है, वो फ्लेक्सिबल नहीं है, और जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है उसका शेप भी रिजिड होता है, और दोनों की और ला का काम करते हैं, यानी उनकी जो एंजाइम की एक्टिव साइट की ओपनिंग है और जो आपका सबस्ट्रेट उसका जो फेस है वो एग्जैक्टली एक दूसरे में इस तरह से फिट हो जाती हैं कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और एंजाइम अपना कैटालिटिकल पावर शो करेगा और प्रोडक्ट बनेगी। यानी अगर ये सबस्ट्रेट इस जैसा था तो इसमें आ गया, ठीक है, अगर सबस्ट्रेट आपका इस तरह से होता, ठीक है, तो वो इसमें फिट नहीं हो सकता, वो इसमें फिट नहीं हो सकता, तो इस सबस्ट्रेट को ये एंजाइम कैटलाइज कर पाता कि नहीं कर। ये एंजाइम सिर्फ इस सबस्ट्रेट को जो है कैटलाइज करेगा जो इसकी एक्टिव साइड में, ये एक्टिव साइड है, इस एक्टिव साइड में सिर्फ ये सबस्ट्रेट फिट हो सकता है, ये फिट नहीं हो सकता। तो ये जो एमिल फिशर का मॉडल था, की एंड लॉक मॉडल, ये एंजाइम के एक कैरेक्टर को फोर्सली एक्सप्लेन करता है, एंड दैट इज व्हाट स्पेसिफिसिटी ऑफ एन एंजाइम, कि एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। मतलब क्या है कि एक एंजाइम जो एक सबस्ट्रेट पे काम कर रही है या एक सबस्ट्रेट को कैटलाइज कर रही है प्रोडक्ट बनाने में, जरूरी नहीं कि वो दूसरे सबस्ट्रेट पे भी काम करे, दूसरे सबस्ट्रेट पे भी काम करे। तो अगर आपके पास लिपिड है तो उस पर लाइपेज एंजाइम काम करेगी, उस पर प्रोटीएज एंजाइम काम नहीं करेगी। यानी लाइपेज एंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर लिपिड सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। तो ये अगर आपका लिपिड है तो ये लाइपेज एंजाइम होगी, अगर ये आपका प्रोटीन है तो ये लाइपेज एंजाइम इस पे काम नहीं कर सकेगी। क्यों? क्योंकि इसकी जो एक्टिव साइट की ओपनिंग है वो इस सबस्ट्रेट के फेस जो है उससे डिफरेंट है, तो ये इसमें फिट नहीं हो सकेगा, यानी इस ताले में ये चाबी नहीं आ सकेगी, इस वजह से प्रोडक्ट नहीं होगी, रिएक्शन नहीं होगी। तो इस मॉडल की एक खूबी है कि ये एंजाइम के स्पेसिफिक कैरेक्टर को क्या करता है, डिफाइन करता है कि एक एंजाइम सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट पे या एक किस्म के सबस्ट्रेट पे काम कर सकती है, दूसरे सबस्ट्रेट पे काम नहीं कर सकती, दूसरे सबस्ट्रेट पे काम नहीं कर सकती। ये बात सच्ची थी या झूठी थी? ये बात सही थी या गलत थी? ये बात सही है कि बिल्कुल गलत है, या कि थोड़ी थोड़ी सही थी? थोड़ी थोड़ी सही थी, वरना एंजाइम इनहिबिशन नहीं होती। अगर इसमें वही फिट होता तो फिर कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होती नहीं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है डुप्लीकेट सबस्ट्रेट, यानी ओरिजिनल नहीं, डुप्लीकेट, जिसकी स्ट्रक्चर उस जैसी है, वो जाके अंदर बैठ जाता है, घुस जाता है, और रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, डिक्रीज करता है, एंजाइम की कैटालिटिकल पावर को क्या करता है, कम करता है। मतलब यह है कि इसकी बात किस हद तक सही थी पर किस हद तक गलत भी थी। यहाँ तक तो ठीक है कि लाइपेज एंजाइम प्रोटीन को कैटलाइज नहीं करेगी, लाइपेज एंजाइम जो है वो अमाइलेज या कार्बोहाइड्रेट को कैटलाइज नहीं करेगी, पर हर रिएक्शन पे ये बात पॉसिबल नहीं है। देखिए आपकी प्रोटीएज एंजाइम है, तो जिस किस्म का भी प्रोटीन होगा फिर वो काम करेगी, ऐसा है ना कि जो भी प्रोटीन होगा तो प्रोटीएज एंजाइम उस पर काम करेगी, जो भी लिपिड होगा लाइपेज एंजाइम काम करेगी। तो इसी वजह से क्या किया गया, चेंज किया गया
कि भाई खाली लिपिड जो है वो कौन सा भी लिपिड है उसमें क्या हो रहा है। तो अब इस वजह से खाली लैपेज नहीं, अब हम सब्सट्रेट का नाम लिखेंगे कि कौन सा लिपिड, कंपाउंड लिपिड था, कंजुगेटेड लिपिड था, कौन सा लिपिड था, वेक्स था, फेट था, आयल था, क्या था, वो लिख के उसके रिएक्शन में होने वाले नाम लिखेंगे, फिर पता चलेगा कि एंजाइम किसने रिएक्ट किया। ठीक है, तो इसकी काफ़ी हद तक बात सही थी पर सारी बात सही नहीं थी। तो फिर क्या हुआ कि दूसरा साइंटिस्ट मैदान में आया, डेनियल कोचलिन। उसने इस मॉडल को, EM-NOC मॉडल को थोड़ा सा मॉडिफाई, उसने कहा कि भैया ये जो शेप है एंजाइम का, जो एक्टिव साइट का शेप है, ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है। यानी ये फ्लेक्सिबल शेप जो है, जब सबस्ट्रेट जो है आता है तो ज़रूरी नहीं कि उसकी ओपनिंग या उसका फेस बिल्कुल इसके शेप जैसे ही हो, तो ये उस अपना शेप जो है थोड़ा सा क्या कर लेगा, रीएडजस्ट कर लेगा कि कैटालिटिकल फंक्शन करने के लिए या नजरिया ज़रूरत की वजह से, यानी जो इसको रिएक्शन करना है उसी वजह से ये अपना शेप क्या कर लेगा, माउल्ट कर लेगा एंजाइम जो। और उसको इसकी जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको फिगर में दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए। तो अमेरिकन बायोलॉजिस्ट था डेनियल कोचलिन, 1958 में इसने बताया। अब ये देखें, अब एंजाइम का शेप जो डब्ल्यू टाइप है, पर सबस्ट्रेट का शेप देखिए डब्ल्यू टाइप नहीं है, यानी ये एग्जैक्टली इसमें फिट नहीं होगा। ये वाला अगर मैं फिट करने की कोशिश करूं तो ये इस जैसा नहीं है, ये इस जैसा नहीं है। पर फिर क्या हुआ कि एंजाइम ने अपना शेप क्या कर लिया, चेंज कर दिया, माउल्ट कर दिया। बिल्कुल देखिए, पहले क्या था, यहाँ पे राउंड था, अब क्या हो गया, यहाँ पे एज आ गई, यानी एंजाइम ने अपना शेप क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इस मॉडल को कहते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल। क्या कहते हैं? ये डेनियल कोचलिन क्या कहता है कि जो एक्टिव साइट है एंजाइम की वो फ्लेक्सिबल होती है, वो अपना शेप, अपना फंक्शन परफॉर्म करने के बेसिस पे या परफॉर्म करने के लिए शेप में थोड़ी मॉडिफिकेशन कर सकती है, चेंज आ सकती है। चेंज आई, चेंज आने के बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में दो चीज़ें बनी, पहले एक पार्ट सबस्ट्रेट का ऐड हुआ, फिर दूसरा पार्ट ऐड हुआ, यानी एंजाइम ने अपने क्या कहते हैं, शेप को चेंज किया एक्टिव साइट के। उसके बाद प्रोडक्ट बनी। जब प्रोडक्ट बन गई तो देखें, जो इसमें कॉम्प्लेक्स में, जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में शेप था वो नहीं, ओरिजिनल शेप जो राउंड शेप था उसी में एंजाइम वापस बना और क्या बन गई, प्रोडक्ट। ये दो अलग-अलग मॉलिक्यूल आ रहे थे, अब ये क्या हो गया, आपस में जुड़ गए। ये क्या हो गया, जुड़ गए। ठीक है, तो इसी तरह से अब दोनों मॉडल को अगर कंपेयर किया जाए, EM-NOC मॉडल को और इंड्यूस्ड फिट मॉडल को, दोनों में ज्यादा सही कौन है? इंड्यूस्ड फिट मॉडल, क्योंकि ये बता रहा है कि आपका दूसरा सबस्ट्रेट भी इस पे अटैच हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है ना? इसमें कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? नो? ओके, चलिए भाई, उसके बाद क्या चीज है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम को बाद में कल करेंगे, इसको लंबी बहस है। अब हम कर लेते हैं कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द एंजाइमेटिक रिएक्शंस। तो पहला जो फैक्टर है दैट इज द टेम्परेचर। एंजाइम जो है एक जिस एनवायरनमेंट में काम करती है वहां पे एंजाइम की कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, पीएच ऑफ द सराउंडिंग, ये फैक्टर्स होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को इधर उधर कर सकते हैं। पहला हम करते हैं टेम्परेचर का इफेक्ट। देखिए, कोई भी रिएक्शन हो, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। अब कोई भी कैटलिस्ट हो या एंजाइम हो, हर एंजाइम जो है उसका एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जिस पे वो बेहतर से बेहतर या बेहतरीन काम करता है। ठीक है, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड, व्हाट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर? A temperature at which an enzyme works at its best। कि अच्छे से अच्छा काम जो है एक एंजाइम एक ही टेम्परेचर पे कर सकती है, वो टेम्परेचर जो है उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब अगर, यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर तो एक इंटरमीडिएट टेम्परेचर है जिस पे आपकी एंजाइम बहुत अच्छा काम करेगी। अगर आप क्या करते हैं कि ये ऑप्टिमम टेम्परेचर जो क्लोज टू 37 है, अगर आपका टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, आप कम करते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर से, तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है एंजाइम की वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज। और रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि
एंजाइम ही तो है जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो अगर एंजाइम की एक्टिविटी पे कोई असरअंदाज होगा कोई फैक्टर, तो रेट ऑफ रिएक्शन पे भी क्या होगा, असर होगा। तो जैसे जैसे आप ऑप्टिमम टेम्परेचर से नीचे आएंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती जाएगी, कम होगी। फिर जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर कम होना शुरू हुआ, एंजाइम जो है आहिस्ता आहिस्ता उनकी एक्टिविटी कम होती जाएगी। जैसे ही बॉडी टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा तो ये फैक्टर रिवर्स होता जाएगा। अब एंजाइम की एक्टिविटी और रेट ऑफ रिएक्शन दोनों क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। कब तक बढ़ते जाएंगे, अप टू ऑप्टिमम। ठीक है, तो टेम्परेचर कम होने का इतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। टेम्परेचर कम होगा, एंजाइम की एक्टिविटी कम होगी, जैसे नॉर्मल हो जाएगा एंजाइम वापस अपनी फुल फ्लो में आ जाएगा। अब जैसे ही आप ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा ऊपर जाते हैं तो भाई आप जैसे ही यहाँ से ऑप्टिमम टेम्परेचर से ऊपर जाते हैं, ऊपर जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि अगर आपका जो एंजाइम है, ठीक है, वो सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। कौन सी काइनेटिक, वाइब्रेशन। अब हमने कल पढ़ा था प्रोटीन में कि जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होती है, प्रोटीन फंक्शन किस बेसिस पे करता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होता है। टर्शियरी स्ट्रक्चर में जो प्रोटीन की स्टेबिलिटी है उसको स्टेबलाइज कौन करता है, डायसल्फाइड लिंकेज, प्रोटॉनिक ब्रिज, सॉरी आयनिक ब्रिज यानी आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और वैन डेर वाल्स। अब जैसे ही वाइब्रेशन बढ़ती जाएगी, अब जैसे ही ऑप्टिमम टेम्परेचर से ऊपर जाएंगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पे एंजाइम मैक्सिमम काम करेगा। जैसे ही हमने ऊपर उड़ना शुरू किया तो एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी। ऑप्टिमम से नीचे आए फिर भी डिक्रीज होगी, ऑप्टिमम से ऊपर जाए फिर भी डिक्रीज होगी। पर नीचे का एक एडवांटेज था कि जितना आप नीचे आएंगे एक्टिविटी डिक्रीज होगी, फिर ऊपर आएंगे एक्टिविटी रिस्टोर हो जाएगी। पर जब आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो एक्टिविटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी अप टू सर्टेन पॉइंट। अगर आप उस पॉइंट से ऊपर चले जाते हैं, यानी ऐसा टेम्परेचर और इतना टेम्परेचर जिस पे प्रोटीन की जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, वो डैमेज हो जाए तो प्रोटीन डीनेचर हो जाएगा। प्रोटीन क्या हो जाएगा, डीनेचर। जब एंजाइम का प्रोटीनियस पार्ट डीनेचर हो जाएगा, जब एंजाइम का प्रोटीनियस पार्ट डीनेचर हो जाएगा, ठीक है, तो एंजाइम परमानेंटली डीएक्टिवेट हो जाएगा। लो टेम्परेचर में क्या था, टेम्परेचर कम हुआ, एक्टिविटी कम हुई, टेम्परेचर वापस बढ़ा, एक्टिविटी रिस्टोर हो गई। ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर बढ़ाया, वाइब्रेशन एनर्जी बढ़ती गई, अप टू सर्टेन एक्सटेंट बढ़ती जाएगी, फिर अगर वापस आते हो तो काम चल जाएगा। पर एक सर्टेन पॉइंट से अगर आप ऊपर जाते हो तो फिर क्या होगा कि एंजाइम की अगर थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर खराब हो गई है, प्रोटीन डीनेचर हो गया है, तो एंजाइम जो है वो परमानेंटली क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट। इसमें कोई क्वेश्चन, इसमें कोई क्वेश्चन बेटा जल्दी बताओ। टर्शियरी भी होती है और क्वार्टरली भी होती है। जी बात। No, every body tissue और body part has different scene of temperature. Average temperature हमारा वही है, पर हर जगह पे pH टेम्परेचर ही चेंज होता है, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। हमारी बॉडी का टेम्परेचर देखें, हमारी बॉडी में एडिपोज टिश्यूज जो है स्किन के नीचे, वो इंसुलेटर का काम करते हैं। बाहर कितनी भी गर्मी हो, हमारा टेम्परेचर 38 रहता है, 37 रहता है, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर। यानी बाहर -5 है फिर भी हमारा 37, बाहर 50 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मियों में फिर भी हमारा 37 होगा। अंदर अगर कोई ऐसी बात हो रही है, इन्फेक्शन हो गया, तो उससे टेम्परेचर थोड़ा कम होता है। पर टेम्परेचर जब बुखार आता है तो फिर क्या होता है, बढ़ जाता है। अब इतना न बढ़ जाए कि अंडा जो है वो ऑमलेट बन जाए, ठीक है। अंडा जो है उसमें अल्ब्यूमिन प्रोटीन है, ग्लोबुलिन प्रोटीन है, तो जब आप उसको हीट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, कोआगुलेट हो जाता है, जम जाता है, और ये चेंज इरिवर्सिबल होती है। उसका प्रोटीन क्या होता है, डीनेचर हो जाता है। अब चेंज जब इरिवर्सिबल होगी तो सीधी बात है कि वो एंजाइम अब काम नहीं करेगी, वो एंजाइम आपके काम की नहीं होगी। इसमें कोई क्वेश्चन बेटा? वो अपना डिपेंड करता है कि आप कितना ऊपर गए। ज्यादातर मेरे ख्याल में जो है वो कितना, अपनी रेंज क्या होती है, 108 फ़ारेनहाइट जो है, इसको अगर सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करें तो ये डॉक्टर बताते हैं कि मैक्सिमम टेम्परेचर जहाँ तक इंसान सर्वाइव कर सकता है। हाँ, एक डिग्री ऊपर में भी कोई अगर नाक का पक्का है बंदा तो सर्वाइव कर जाए। इफ अदरवाइज इस टेम्परेचर के आगे, अब इसको अगर उसमें कन्वर्ट करें आप डिग्री सेंटीग्रेड में, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। लो टेम्परेचर में डीनेचरेशन नहीं होगी, ठीक है। अगर आप इसको अगर कन्वर्ट कर लें, जल्दी में मुझे बताएं कितना बनता है, 40 में होगा,
चलिए आप करके देखिए, मैं इधर बताता हूँ। तो इसमें क्या होगा कि वो जो प्रोटीनियस पार्ट है हीट गेन करने की वजह से उसकी में जो वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ी, उससे उसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड या वैन डेर वाल्स फोर्स की तरह वो क्या टूट जाएंगे, उसकी जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा, या जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा भूचाल आ सकता है, इस वजह से प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगे। चलिए मैं इसको सेव करता हूँ। अब बात करते हैं किसकी, कंसंट्रेशन की। बेटा 5 मिनट दे दीजिए, ज्यादा नहीं। कंसंट्रेशन की बात करें कि भाई हमने ये पढ़ा हुआ है नॉर्मली 42 सेल्सियस, ठीक है 42.2, तो 42.2 यानी अगर 42 से टेम्परेचर बढ़ जाता है तो पॉसिबल है कि आपका जो प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाएगी, प्रोटीन डीनेचर हो जाएगा, तो एंजाइम्स डीएक्टिवेट हो जाएंगे, एंजाइम डीएक्टिवेट हो जाएंगी, बंदा ऊपर चला जाएगा, बंदा ऊपर बंद की छत पे उसे तो और जहाँ से वापस आना मुमकिन है। तो भाई कंसंट्रेशन का इफेक्ट क्या है? नॉर्मली हमने पढ़ा है कि कोई भी रिएक्शन है तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसकी, कंसंट्रेशन पे। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, पर हमने किसका पढ़ा है, रिएक्टेंट का, ठीक है। अब हम बायोकेमिकल रिएक्शन की बात करें तो चीजें थोड़ा डिफरेंट होंगी। हमने पहले ये पढ़ा कि एंजाइम काम कैसे करता है। एंजाइम इस तरह से काम करता है कि एंजाइम के एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट जुड़ेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, बाद में क्या बनेगी, प्रोडक्ट। अब मान लें आपके पास जो है आप एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, एंजाइम की बढ़ा रहे हो, ठीक है, और सबस्ट्रेट की भी बढ़ा रहे हो, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता जाएगा, बढ़ता है। क्या होता जाएगा, बढ़ता, अगर दोनों की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं। अब आपने क्या किया कि आपने सबस्ट्रेट कर दिया फिक्स, ठीक है, सबस्ट्रेट क्या कर दिया, फिक्स, ठीक है। आप एंजाइम की बढ़ा रहे, आप एंजाइम की बढ़ा रहे, मानने के इस स्टेज पे है क्या कि आपके पास 100 सबस्ट्रेट हैं, ठीक है, जो हमने फिक्स वैल्यू किया है 100 सबस्ट्रेट मान लीजिए। हमारे पास एंजाइम कितने हैं, 20 हैं, 100 सबस्ट्रेट एंजाइम कितने, 20। तो कितने मैक्सिमम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं, 20। अब अगर इस स्टेज पे आप एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, आपने 30 किया, आपने 40 किया, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे ही आपने एंजाइम की कंसंट्रेशन कर दी तो सॉरी 100, तो 100 पे क्या होगा कि 100 रिएक्टेंट, 100 एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, इस जगह को कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। इसको क्या कहते हैं, सैचुरेशन पॉइंट। कि वंस सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगी तो अब कंसंट्रेशन का रोल नहीं रहेगा। अब चेंज इन कंसंट्रेशन जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि 100 एंजाइम है, 100 सबस्ट्रेट है, 100 एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन चुके हैं, ठीक है। अब अगर आप सब एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो उस पे अटैच होने के लिए सबस्ट्रेट है ही नहीं, उस पे अटैच होने के लिए सबस्ट्रेट कितने थे, 100, एंजाइम भी कितने थे, 100 एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गए। तो अगर आप यहाँ पे 110 कर लेते हैं किसको, सबस्ट्रेट को, तो वो 10 जो मॉलिक्यूल हैं, जब तक वो यहाँ से 10 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे तब तक रेट पे जो है वो कोई इफेक्ट नहीं होगा। पर हाँ, अगर आप इंतजार करेंगे तो फिर जो है रेट आहिस्ता आहिस्ता उछलना शुरू होगा। पर अगर आप एंजाइम की कंसंट्रेशन फिक्स करते हैं, एंजाइम की कंसंट्रेशन फिक्स करते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि आपने एंजाइम जो है वो 50 मोल रखी है, ठीक है, इसके 10 मोल थे, 10 से आपने 20 किए, 20 से 50 किए, व्हाइल मूविंग फ्रॉम 10 टू 50 रेट बढ़ता जाए। 50 पे क्या आ जाएगी, सैचुरेशन पे, 50 पे क्या आ जाएगी, सैचुरेशन पे। अब अगर आप 60 करते हो, 70 करते हो, 80 करते हो, रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ग्राफ आपको हेल्प करेगा। ग्राफ कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन फॉलोज दिस पैटर्न के पहले सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हमने बढ़ाई, रेट क्या होता गया, रेट ऑफ रिएक्शन में बढ़ता गया, बढ़ता गया। जैसे ही यहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट आ गई, यानी 100 एंजाइम 100 सबस्ट्रेट, जैसे सैचुरेशन पॉइंट आ गई, अब आप किसी की भी कंसंट्रेशन बढ़ाएं तो रेट पे फर्क कोई नहीं पड़ेगा। अब किसी की नहीं, बुक में सबस्ट्रेट का लिखा हुआ है, एंजाइम कांस्टेंट लेते हैं।
बिल्कुल सही है। देखिए रेट रिएक्शन होता रहेगा, रिएक्शन होता रहेगा, तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होती जाएगी तो रेट तो कम होता जाएगा। रेट शुरू में ज़्यादा होगा। अब देखिए इनिशियली आपने कंसंट्रेशन कितनी ली, आपने 20-20 का पेयर लिया, आपने 40-40 का पेयर लिया, आपने 100-100 का पेयर लिया, तो रेट कहाँ पे ज़्यादा होगा? 100-100। तो जैसे टाइम गुजरता जाएगा तो रेट तो कम होता जाएगा। अब अगर आप सबस्ट्रेट कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है, एंजाइम की बढ़ाते हैं कंसंट्रेशन, ठीक है, फिर भी रेट कम होगा, क्योंकि सबस्ट्रेट तो है नहीं रिएक्ट करने के लिए, ठीक है। तो जितने एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होंगे वो ऑलरेडी एंगेज हो चुके हैं, तो एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। नो फर्क, डिक्रीज तो नहीं बल्कि फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स बने हुए, दूसरे कॉम्प्लेक्स बनेंगे तब प्रोडक्ट बनेगी, तभी रेट पे असर होगा, इस वजह से कोई असर नहीं होगा। इसको सेव करके आखिरी फैक्टर पीएच वाला। पीएच में क्या चीज है कि हर एंजाइम एक पर्टिकुलर पीएच पे काम करती है कि ऑल एंजाइम वर्क एट मैक्सिमम एट नैरो रेंज ऑफ पीएच। अब उस जिस पीएच पे एंजाइम बहुत अच्छा काम करती है उसको ऑप्टिमम पीएच को, उसको क्या कहते हैं? ऑप्टिमम पीएच। फॉर एग्जांपल दो दिए कि ट्रिप्सिन जो स्टमक में है वो एसिडिक मीडियम में काम करती है, जबकि ट्रिप्सिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन में वो अल्कलाइन यानी बेसिक मीडियम में काम करती है। तो चेंज इन पीएच क्या करेगा कि अगर स्लाइट चेंज इन पीएच हो जाए तो वी नो दैट कि प्रोटीन एम्फोटेरिक होता है, उसमें एसिडिक साइड भी है, उसमें बेसिक साइड भी है। तो हम जब फूड लेते हैं तो उसमें कुछ एसिडिक चीज़ें होती हैं, कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं। हमने कोई मेडिसिन ली, एसिड बेस या न्यूट्रल कुछ भी हो सकता है। तो अगर पीएच चेंज होगा, अगर पीएच चेंज होगा तो प्रोटीन में एसिडिक साइड भी मौजूद है, प्रोटीन में बेसिक साइड भी मौजूद है। तो क्या होगा कि अगर पीएच बढ़ रही है तो अटैक कहाँ होगा? एसिडिक साइड पे, क्योंकि हमने बेस ऐड किया है। अगर पीएच कम हो रही है, हमने एसिड ऐड किया है, तो अटैक क्या होगा? बेसिक साइड पे। यानी इन आइदर कंडीशन अगर पीएच चेंज होगी तो एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। अब हम खाने में कंटिन्यूसली या कोई मेडिसिन लेते हैं तो हमारे जिस्म में, ब्लड में इजीली एसिड बेस जो है वो एसिमुलेट होते रहते हैं, तो फिर तो एंजाइम को सबको ये कह रहा है कि बिल्कुल थोड़ी चेंज इन पीएच भी एंजाइम को डीएक्टिवेट कर सकती है। तो फिर हमारी बॉडी में तो हम पूरा दिन जो है वो खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, तो एसिडिटी बेसिडिटी तो होती रहती है स्टमक में, तो फिर एंजाइम डीएक्टिवेट क्यों नहीं होते? कौन बताएगा? कौन बताएगा? बफर नहीं, बफर सॉल्यूशन बफर जो है वो उनका काम होता है पीएच को क्या करना? मेंटेन करना। बफर सॉल्यूशन विच रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स पीएच, कि जब हम थोड़ी मिकदार में, ऐसा नहीं कि आपको जो है एक गिलास में बाल्टी जो है एसिड की डाल दें, बाल्टी बेस की डाल दें तो पीएच चेंज नहीं होगी। अगर एक पूरी बाल्टी में आप 2-3 ड्रॉप एसिड के डाल देते हैं तो पीएच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर बफर सॉल्यूशन होगी। अगर बफर नहीं होगी तो फिर पीएच जल्दी चेंज हो जाएगा। तो बफर सॉल्यूशन होते हैं जो इस पीएच को मेंटेन करते हैं और एंजाइम की एक्टिविटी को डिस्टर्ब नहीं होने देते। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ व्हाट? बफर सॉल्यूशन, कि वो एंजाइम की पीएच को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। तो इसका जो कल दूसरा पार्ट है वो कल करेंगे कि क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन जो है, ठीक है, ये कल करेंगे। अभी आप जाएं खेलेंगे। ग्लूटामेट होता है, एस्पार्टेट होता है,